नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं उनके नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर सीरीज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अभी तक हमने 54 भाग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन 54 पार्ट्स में हमने 2700 वन लाइनर्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और सीरियल वाइज कवर किया है, जिससे आपका पूरा उत्तराखंड जीके इन वन लाइनर्स में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर हो जाएगा। आज हमारा ये इस सीरीज का 55वां पार्ट होगा। इसमें भी हम उत्तराखंड के और खास तौर पे चंद वंश से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री वाले पोर्शन पर अभी चल रहे हैं। शुरुआत से हमने इस सीरीज को शुरू किया था। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, बाकी के हम आज की वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, सिरा में भारती चंद ने किसे अपना सामंत नियुक्त किया था। देखिए, प्रीवियस वीडियो जो हमारा 54th पार्ट था उसमें हमने भारती चंद से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखे थे कि डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा जो जीता वो कौन था? भारती चंद था। ठीक है, 12 वर्ष इसने युद्ध लड़ा था। उसके बाद इसने सिरा यानी कि जो वर्तमान का डीडीहाट वाला इलाका है पिथौरागढ़ में, उसे पूर्व काल में सिरा कहते थे। तो इसने सिरा पर भी आक्रमण करा, और जब इसने सिरा पर आक्रमण करा, ये वहां पर जीता। उस समय सिरा पे कल्याणमल शासन कर रहा था, तो इसने कल्याणमल को पराजित किया और उसकी जगह पर इसने अपना एक सामंत नियुक्त किया, जिसे डुंगरा बसेड़ा बोला गया। तो इसने सिरा में अपना सामंत किसे बनाया था? डुंगरा बसेड़ा को बनाया था। ठीक है, भारती चंद के समय डोटी का राजा कौन था? डोटी यानी आज का नेपाल। आप जानते हैं पूर्व काल में नेपाल को ही डोटी बोलते थे, और जो ये कुमाऊं का चंद वंश था, ये शुरुआत में इन्हीं डोटी के राजाओं के सामंत थे, यानी कि उनको टैक्स देते थे। तो जब भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण किया, डोटी पर हमला किया, उस समय डोटी का शासक जयमल था। इसका नाम आपको याद रखना है। और आपको याद होगा जब हमने सोमचंद के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था कि जब सोमचंद ने कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना करी, उस समय डोटी का शासक कौन था? तो उस समय डोटी का शासक जयदेव मल था। दोनों में याद रखना अलग अलग व्यक्ति हैं। यहां पर जयमल है, इसको कहीं कहीं पर यक्षमल भी लिखा गया है। ठीक है, और जो सोमचंद के काल में था वो जयदेव मल था, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, रतनचंद के समय डोटी में किसने विद्रोह किया था? देखिए, रतनचंद जो था ये भारती चंद का पुत्र था। भारती चंद जब जीत गया वहां पर, उसके बाद उसने गद्दी खाली कर दी और चंद वंश का नया राजा बना रतनचंद। इसने भूमि बंदोबस्त भी किया। भूमि बंदोबस्त करने वाला ये पहला चंद शासक था। अब क्योंकि उसी समय भारती चंद डोटी को जीत कर आया था, ठीक है, तुरंत उसके जैसे ही भारती चंद वहां से वापस लौटा, वहां पर नागमल ने विद्रोह कर दिया था, जिस वजह से रतनचंद को दोबारा से डोटी जाना पड़ा था। नागपल को हराना यहां पे पड़ा था। तो रतनचंद के समय डोटी में विद्रोह किसने किया था? नागमल ने, जिसको दबाने के लिए वापस इसे वहां पर जाना पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस चंद राजा ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था? देखिए, परमार वंश में सबसे प्रतापी राजा अजयपाल को ही माना जाता है। सभी 52 गढ़ों को जीता था इसने। ये भी बोला जाता है कि जब इसने सभी जो पूरे गढ़वाल में 52 गढ़ थे उनको जीत लिया था, उसी के बाद इसका नाम गढ़पाल पड़ा और उस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। ठीक है, तो इस इतने प्रतापी राजा को हराने वाला चंद राजा था कीर्तिचंद। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। कीर्तिचंद रतनचंद के बाद गद्दी पर बैठा। मैं आपको पूरा सीरियल वाइज बता रहा हूं ताकि आपको स्टोरी में भी यहां पर जो सारी चीजें हैं स्टोरी के माध्यम से याद हो जाएं। और अगर आप चंद वंश को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसके ऊपर मास्टर वीडियो बना हुआ है। आप पूरी स्टोरी के साथ, सभी फैक्ट के साथ उस वीडियो को देख सकते हैं। कीर्तिचंद रतनचंद के बाद गद्दी पर बैठा। इसने शासन शुरू किया 1488 से। ठीक है, और इसने जो ये कीर्तिचंद है, इसने अजयपाल को पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। 2 क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं इन दोनों राजाओं को लेकर के। आपको पूछेगा पहला कुमाऊं का राजा कौन था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया? तो वो था कीर्तिचंद।
ठीक है। और पूछेगा पहला गढ़वाल का राजा कौन था जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, तो वो था अजयपाल, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस चंद राजा ने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी। तो चंदों की जो शुरुआती राजधानी थी वो चंपावत में थी। चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा लेकर कौन आया था, तो ये ट्रांसफर करी थी भीष्मचंद ने, ठीक है। पूरी तरीके से बनी थी बालो कल्याण चंद के काल में। ये दो क्वेश्चन है, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि इसने राजधानी ट्रांसफर तो कर दी थी भीष्मचंद ने, लेकिन उससे पहले एक खज सरदार था जिसका नाम था खज वुडिंगा, उसने इसकी हत्या कर दी थी। तो राजधानी पूरी तरीके से अल्मोड़ा नहीं बन पाई थी, लेकिन ट्रांसफर किसने करी थी, ये करी थी भीष्मचंद ने। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था। अल्मोड़ा में जो खगमरा किला है, बहुत बार पूछा जाता है यह किला कहाँ है, तो ये आपके अल्मोड़ा में है और इस किले का निर्माण भीष्मचंद ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस चंद राजा के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से बनी थी। तो शुरुआत किसने करी थी राजधानी बदलने की, ये करी थी भीष्मचंद ने, लेकिन राजधानी पूरी तरीके से अल्मोड़ा बनी बालो कल्याण चंद के काल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अल्मोड़ा में लालमंडी किले का निर्माण किसने करवाया था। देखिए अल्मोड़ा में लालमंडी किले का निर्माण बालो कल्याण चंद के द्वारा ही करवाया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, पेपर में बन जाता है कि लालमंडी किला कहाँ है, अल्मोड़ा में, और किसने बनवाया, कल्याण चंद ने, ठीक है। अकबर के समकालीन चंद राजा कौन था। तो अकबर के समकालीन जो चंद राजा था वो था रुद्रचंद। हालांकि अन्य राजा भी थे, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम पीरियड माना जाता है अकबर के साथ वो रुद्रचंद का था, क्योंकि हम जानते हैं रुद्रचंद लगभग 1565 कहीं पर 68 दिया गया है, यहां से लेके 1597 तक चंद वंश का राजा था, ठीक है। तो अकबर के समकालीन माना जाता है रुद्रचंद को। रुद्रचंद अकबर की अधीनता भी स्वीकार करता है। ये 1587 तक एक स्वतंत्र शासक था। 1587 में रुद्रचंद अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसके बाद 1588 में ये अकबर से मुलाकात भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से किस स्थान पर भेंट हुई थी। तो इन दोनों की मुलाकात हुई थी, और कहां पर हुई थी इन दोनों की मुलाकात, लाहौर में हुई थी, 1588 में हुई थी। और किसके अनुसार, अकबरनामा के अनुसार इन दोनों की मुलाकात लाहौर में 1588 में हुई थी। इसे भी आपको याद रखना है। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, इसके अलावा कस्तूरी हिरन की जो खाल वगैरह थी वो सारी उसने अकबर को गिफ्ट में दी थी। जिसके बाद जो अकबर था उसने रुद्रचंद को जो 84 माल का परगना था तराई क्षेत्र का, वो इसको दे दिया था, ठीक है। और फिर वो रुद्रचंद को जमींदार बोलने लगा था। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरन की खाल वगैरह किसने दी थी, रुद्रचंद ने दी थी, ठीक है। रुद्रचंद के समय तराई पर किसने कब्जा कर लिया था। तो रुद्रचंद के शासनकाल में तराई पर हुसैन खान टुकड़िया का कब्जा था, ठीक है, जो बाद में रुद्रचंद के कब्जे में आ जाता है। सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसने लिखवाई थी। देखिए कहीं पर बोला जाता है कि इस किताब को रुद्रचंद ने खुद लिखा, कहीं पर बोला जाता है कि इसे रुद्रचंद ने लिखवाया था। आपको बस इतना याद रखना है, इस किताब का नाम आएगा, आपको रुद्रचंद का आंसर वहां पर ढूंढना है, ठीक है, उस पर टिक करना है, चाहे लिखवाने में पूछे चाहे लिखने में पूछे। तो यहां जो किताब थी त्रिवेणिक धर्म निर्णय, इसे रुद्रचंद के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और किताब है सैनिक शास्त्र, ये भी रुद्रचंद के ही काल में लिखी गई। कहीं पर बोला जाता है इसके द्वारा लिखी गई, कहीं पर बोला जाता है रूपचंद के द्वारा लिखी गई। उस किताब को भी आपको इसी के साथ जोड़कर रखना है। जो वह किताब है सैनिक शास्त्र, वह पक्षी आखेट पर लिखी गई है। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता के लिए क्या कहा था। तो देखिए रुद्रचंद, और इसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी याद रखें कि चंद काल में जो नॉर्मल जनता होती थी, सामान्य आम नागरिक होते थे, उनको पौड़ी 15 बिस्वा बोला गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा पौड़ी 15 बिस्वा चंद काल में किसे बोला गया है, तो सामान्य जनता के लिए बोला गया है। चंदों के समय भूमि के मालिक को क्या बोला जाता था। देखिए चंद काल में भूमि को थात बोला जाता था और भूमि के मालिक को थातवान बोला जाता था।
किस चंद राजा ने राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन करने के लिए कश्मीर और काशी भेजा था? तो संस्कृत अध्ययन करने के लिए राज्य के युवाओं को बाहर भेजने का कार्य भी रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम पंत किस चंद राजा का सेनापति था? जो पुरुषोत्तम पंत था यह रुद्रचंद का सेनापति था। इसका भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था, किसके समकालीन था? तो ये रुद्रचंद का सेनापति था। आपको एक क्वेश्चन और यहां पे याद रखना है, जब हमने चंद्रवंश वाला वीडियो कवर किया था, जो हमारा मास्टर वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बालो कल्याण चंद था वो सिरा राज्य जीतना चाहता था। वो चाहता था कि सिरा राज्य पर उसका अधिकार हो, लेकिन जो सिरा राज्य में उस समय शासन कर रहा था हरिमल, वो उसे सिरा राज्य देने को तैयार नहीं था। हरिमल का जो पिता था सुभामल, उसने जो बालो कल्याण चंद है उसके साथ अपनी बेटी की उसने शादी कर दी थी और बालो कल्याण चंद को सौर का राज्य, जो पिथौरागढ़ वाला इलाका है, वो दे दिया था। लेकिन वो सिरा राज्य चाहता था, जो शोभामल ने भी नहीं दिया और उसके बेटे हीरामल ने भी नहीं दिया। तो जो उसकी पत्नी थी बालो कल्याण चंद की पत्नी और रुद्रचंद की मां, तो उन दोनों की नजर सिरा राज्य पर थी। यही सिरा राज्य रुद्रचंद को जिता कर दिया था इसी पुरुषोत्तम पंत ने। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। रुद्रचंद ने किसकी सहायता से सिरागढ़ का किला जीता था? तो वो जो सिरा राज्य है, जो इसका पिता जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया, उसे नहीं मिला, वो जीता रुद्रचंद ने किसकी मदद से? पुरुषोत्तम पंत की मदद से। ठीक है, रुद्रचंद के समय सिरा का शासक कौन था? तो सिरा का शासक हरिमल था। ठीक है, बेसिकली रुद्रचंद का ये मामा था, क्योंकि जो हरिमल की बहन थी वो रुद्रचंद की मां थी, बालो कल्याण चंद की पत्नी थी। तो हरिमल को इसने पराजित किया था। रुद्रचंद ने सिरा पर 7 बार आक्रमण किया था, तो उसके बाद जाके इसने यहां पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो किसकी मदद से करी थी? पुरुषोत्तम पंत की मदद से। रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? जो रुद्रचंद का ये एक प्रतापी सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, इसकी मृत्यु ग्वालदम के युद्ध में हो जाती है। ग्वालदम का युद्ध 1581 में लड़ा गया। कहीं पर इसे 1591 भी लिखा है, वो गलत है, आपको इसी को याद रखना है। ठीक है, इस युद्ध को, जो ये ग्वालदम का युद्ध है, इसे बधानगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। यह युद्ध चंद राजा रुद्रचंद और गढ़वाल के शासक बलभद्र शाह के मध्य में लड़ा गया था। इसमें जो कतूरी राजा है सुकालदेव, इसने भी सहयोग किया था बलभद्र शाह का। इसी युद्ध में जो ये पुरुषोत्तम पंत था, इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, और इसी के बाद जो रुद्रचंद था ये सुकालदेव की हत्या भी कर देता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस चंद शासक को लखुली बिराली उपनाम से जाना जाता था? देखिए, रुद्रचंद की हमने अभी बात करी, रुद्रचंद से हमने क्वेश्चन देखे, तो मैं आपको लिंक करते हुए पढ़ा रहा हूं। रुद्रचंद के 2 प्रमुख बेटे थे। ठीक है, कितने बेटे? 2 बेटे थे। एक का नाम था शक्ति गुसाई, ये रुद्रचंद का बड़ा बेटा था, और एक का नाम था लक्ष्मीचंद। शक्ति गुसाई रुद्रचंद का बड़ा बेटा था, लेकिन जन्म से अंधा था, इसीलिए ये राजा नहीं बना। राजा कौन बना? लक्ष्मीचंद राजा बना। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली के उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये जब मुगलों के साथ मिलता था, मुगलों से मिलने जाता था, तो उनके सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता था, इसीलिए इसका लखुली बिराली बोलकर मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, लक्ष्मीचंद को। लक्ष्मीचंद का नाम जो कवि भरत हैं, उनकी जो रचना है मानवोदय काव्य, उसमें भी मिलता है। मानवोदय काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शासक ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किए थे? देखिए, गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण करे थे लक्ष्मीचंद ने। लक्ष्मीचंद लगातार गढ़वाल पर आक्रमण करता रहा और हर बार यह पराजित होता रहा। उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो मान शाह उस समय गढ़वाल का शासक था, जब यह आक्रमण इधर से कर रहा था। लगातार 7 बार इसने आक्रमण करे लक्ष्मीचंद ने, 7 बार यह विफल रहा। उसके बाद इसने जो बागेश्वर में बागनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया। बोला जाता है वहां पर यह गया 1602 में, और इस मंदिर में इसने पूजा अर्चना करी, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद इसने गढ़वाल पर एक और बार 8वीं बार
आक्रमण किया। इस बार इसने जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह उसको मार दिया था, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी यहां पर विजय हुई और इस विजय को कुमाऊं के अंदर बहुत बड़ी विजय बताकर मनाया गया और इसके कारण फिर एक त्यौहार शुरू किया गया जिसे खतुड़वा त्यौहार कहते हैं। तो खतुड़वा त्यौहार जो कुमाऊं में मनाया जाता है, जिसे पशुओं का त्यौहार कहते हैं, वो लक्ष्मी चंद के काल में शुरू हुआ गढ़वाल के सेनापति खतर सिंह को मारने के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्योंकि 7 बार यह हारा था, 8वीं बार जाके इसे थोड़ी सफलता वहां पर मिली थी। ठीक है, किसके काल में न्योवावली और बिष्टावली नामक कचहरियां बनाई गई थी? देखिए, न्योवावली और बिष्टावली ये दो जो कचहरियां थी, इनका निर्माण लक्ष्मी चंद के काल में ही हुआ था। ठीक है, जो न्योवावली कचहरी थी, कोर्ट था, ये जनता के लिए थी, जो आम जनता है। बिष्टावली जो कोर्ट थी, ये सैनिक मामलों को यहां पर देखती थी। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। किसके काल में बनी? लक्ष्मी चंद के काल में बनी। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो ये करवाया था लक्ष्मी चंद ने 1602 में। ठीक है, और बोला जाता है इसी के बाद इसको वो सफलता युद्ध में मिली थी। जूलिया व सिरती नामक कर किस चंद राजा ने लगाए थे? देखिए, जूलिया और सिरती नामक ये जो टैक्स थे, इनको लगाने का श्रेय भी लक्ष्मी चंद को जाता है। ठीक है, हालांकि बोला जाता है कि लक्ष्मी चंद केवल जो प्रशासनिक व्यवस्था थी नाम मात्र के इसके हाथ में थी, वास्तविक जो प्रशासन चलता था वो शक्ति गुसाई के द्वारा चलाया जाता था। तो ये जो कचहरियां बनाई गई, ये जो नए नए टैक्स लगाए गए, ये सारे इसके द्वारा लगाए गए थे। लेकिन राजा कौन है? लक्ष्मी चंद, इसीलिए इसका नाम आएगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र शक्ति गुसाई को कहते हैं। इसकी स्टोरी भी मैंने आपको ऊपर बता दी, इसलिए आपको कोई ऐसा ना लगे कि ये व्यक्ति आप कौन है, इसलिए मैं आपको लिंक करते हुए बता रहा हूं। रुद्रचंद के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा था शक्ति गुसाई, ये जन्म से अंधा था, इसीलिए इसको कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी बोला जाता है। ठीक है, जो वास्तविक प्रशासनिक व्यवस्था थी लक्ष्मी चंद के काल में, वो यही चलाता था। ठीक है, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग के कारण हो गई थी? क्षय रोग यानी टीबी के कारण कौन सा चंद राजा था जिसकी मृत्यु हुई? वो था दिलीप चंद। अब इसके बारे में बात करेंगे कि दिलीप चंद कहां से आया। देखिए, लक्ष्मी चंद के 4 प्रमुख बेटे थे, चारों के बारे में हमने डिटेल में बात करी है चंदवंश के मास्टर वीडियो में। पहले बेटे का नाम था दिलीप चंद, ठीक है, जो कि ये रहा। लक्ष्मी चंद के बाद ये राजा बना, लेकिन ये टीबी इसको था, टीबी के कारण ये जल्दी मर गया। ठीक है, 1621 से लेके 1624 तक ये चंद वंश का शासक रहा। लक्ष्मी चंद का दूसरा बेटा था जिसका नाम था त्रिमल चंद। ठीक है, लक्ष्मी चंद के तीसरे बेटे का नाम था नारायण चंद और चौथे बेटे का नाम था नीला गुसाई। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले दिलीप चंद पे आते हैं। दिलीप चंद लक्ष्मी चंद के बाद राजा बना, क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो इसका बेटा था, दिलीप चंद का बेटा, उसका नाम था विजय चंद, वो यहां पर राजा बना। याद रखेंगे, पूछा जाएगा। किस चंद राजा के समय राज सत्ता सुखराम कार्की और पीरू गुसाई के हाथों में थी? तो इन दोनों के हाथों में सत्ता थी विजय चंद के काल में। ये कौन है? दिलीप चंद का बेटा है। ठीक है, जो ये विजय चंद था, ये केवल नाम मात्र का राजा था, वास्तविक सत्ता इनके हाथों में थी। इसके अलावा जो सुखराम कार्की है, पीरू गुसाई है, विनायक भट्ट, ये 3 व्यक्ति थे जो सत्ता को चलाते थे। ठीक है, इन्हीं तीनों के दबाव में आकर या इन्हीं तीनों के कहने पर विजय चंद के जो 3 चाचा लोग थे, त्रिमल चंद, नीला गुसाई, नारायण चंद, इनके ऊपर इसने अत्याचार किए थे। तीनों का क्या हुआ, तीनों के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, हो सकता है प्रश्न बन जाए। जब विजयचंद शासक था तो जो नीला गुसाई था उसकी इसने आंखें निकलवा दी थी। ठीक है, नीला गुसाई की आंखें निकलवा दी। जो दूसरा चाचा था इसका त्रिमल चंद, वो गढ़वाल भाग गया, जिसको श्याम शाह ने अपने यहां पे शरण दी। और जो तीसरा चाचा था नारायण चंद, वो डोटी भाग गया, जिसका दोबारा फिर पता नहीं चला। ठीक है, हालांकि उसको लेकर आए थे लोग राजा बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले त्रिमल चंद यहां पर पहुंच गया था, वो अलग कहानी है। ठीक है, तो ये त्रिमल चंद गढ़वाल भागा, यहां से क्वेश्चन उठता है, इसीलिए मैंने आपको बताया, आपको पूछेगा किस परवार राजा ने त्रिमल चंद को शरण दी थी? तो गढ़वाल के राजा श्याम शाह ने त्रिमल चंद को शरण दी थी। ठीक है,
जैसे ही विजय चंद ने शासन अपने हाथों में लेने की कोशिश करी, धोखे से इन तीनों ने इसकी हत्या भी कर दी। जब विजय चंद की हत्या हो गई तो कुमाऊं के अंदर जो दो महत्वपूर्ण धड़े थे, मेहरा और फर्त्याल, इनके बीच में कह सकते हैं कि एक तरीके से कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ये दोनों अपने अपने बंदे को राजा बनाना चाहते थे। मेहरा और फर्त्याल धड़े में मेहरा जो धड़ा था वो जीता और गढ़वाल से त्रिमल चंद को लाके उन्होंने शासक यहां पर बना दिया था। तो अब राजा कौन बन गया? त्रिमल चंद बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद नरेश कौन था? देखिए, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद नरेश था बाज बहादुर चंद। वापस स्टोरी पे आते हैं। त्रिमल चंद राजा बना। त्रिमल चंद के राजा बनने के बाद त्रिमल चंद ने जो नीला गुसाई था, जिसकी आंखें विजय चंद ने निकलवा दी थी, उसके पूर्वजों की या उसके पुत्र की खोज करवानी शुरू करी और उसी का पुत्र था बाज बहादुर चंद, जो कि एक चरवाहे का जीवन जी रहा था। त्रिमल चंद इसको बुलाया और इसको राजा की गद्दी पर फिर इसने आगे बैठाया। ठीक है, तो ये किसका बेटा था? बाज बहादुर चंद। ये नीला गुसाई का बेटा था। ठीक है, किस चंद शासक ने कतूरी राजकुंवरों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया था? जो कतूरी राजकुंवर थे, इनका गढ़ था एक मनीलागढ़, इसके ऊपर आक्रमण किया बाज बहादुर चंद ने। और इस आक्रमण का जो नतीजा निकला वो ये निकला कि जो कतूरी राजकुंवर थे, जो कतूरी के लोग थे यहाँ पे, उनके ऊपर तो इसने हमला कर दिया कुमाऊं में। इन लोगों ने फिर गढ़वाल पे आकर लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी और इन्हीं कतूरियों को फिर किसने खदेड़ा था गढ़वाल से? इनको खदेड़ा था तीलू रौतेली ने। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इसीलिए आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तीलू रौतेली किस चंद राजा के समकालीन थी? तो ये बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। ठीक है, क्योंकि यही फिर इनको पीछे खदेड़ती है। जो कतूरी गढ़वाल पर हमला करना शुरू कर देते हैं, उनको कौन हटाता है? तीलू रौतेली। किस चंद राजा ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान में दी थी? देखिए, गूंठ भूमि क्या होती है? गूंठ भूमि वो होती है जो मंदिरों के रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए मंदिर के पुजारियों को दान में दी जाती है, ताकि उस भूमि से जो भी इनकम होगी उसका इस्तेमाल मंदिर के रख रखाव के लिए होगा। ठीक है, तो मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों को गूंठ भूमि दान में करी थी बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, यह आपको याद रखना है। बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलबन भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, पेपर में बन जाता है। जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत में जब इल्तुतमिश का वंश चल रहा था, गुलाम वंश चल रहा था, हमने देखा था कि इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया सुल्तान बनती है, उसके बाद उसका भाई सुल्तान बनता है, उसके बाद नसरुद्दीन सुल्तान बनता है, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाता है। दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगती है, उसको वापस से जो मजबूत शासक मिलता है वो बलबन के रूप में मिलता है। ठीक है, बलबन दोबारा से गुलाम वंश को मजबूत करता है। वही चीज यहां पर हुई। जब लक्ष्मी चंद मरा, उसके बाद आपका दिलीप चंद आया, विजय चंद आया, त्रिमल चंद आया, षड्यंत्र होने शुरू हो गए थे। चंद वंश को दोबारा से मजबूत करने का जो श्रेय गया वो बाज बहादुर चंद को गया। इसीलिए बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलबन भी कहते हैं। इस नाम को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस चंद राजा ने तिब्बती अभियान के तहत हुणियों का दमन किया था? देखिए, हुणियों तिब्बत को पूर्व काल में क्या कहते थे? तिब्बत को पूर्व काल में हूण देश बोलते थे। ठीक है, तो तिब्बत पर इसने आक्रमण किया और वहां जाकर इसने जो हूण लोग थे उनका दमन किया। हूण लोगों को दमन करने का श्रेय किसको जाता है? बाज बहादुर चंद को जाता है। हूणों को पराजित करने के बाद जो उनका एक प्रसिद्ध ताकल खाल का किला था, जहां से भोटिया लोग व्यापार करते थे, इस किले पर भी अधिकार कर लिया था बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, इतना ही नहीं, बाज बहादुर चंद ने हूणों को इतना पराजित किया था कि इसने हूणों के ऊपर सिरती नामक टैक्स लगा दिया था। यह क्वेश्चन बनता है कि हूणियों पर सिरती नामक टैक्स, जो नगद टैक्स होता था, किसने लगाया था? इसी ने लगाया था। उनको पराजित करा और उनके ऊपर सिरती नामक टैक्स लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा जो ये हूणियां होते थे, जो मानसरोवर यात्रा पे लोग जाते थे, तीर्थ यात्री जाते थे, उनको परेशान करते थे, उनसे गिफ्ट वगैरह लेते थे। तो बाज बहादुर चंद ने जो इनको गिफ्ट वगैरह ये लेते थे उन लोगों से, तीर्थ यात्रियों से, उस पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है,
किस चंद राजा ने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था? तो अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास बाज बहादुर चंद ने किया था। ठीक है, इसने कुमाऊं में जजिया कर भी लगाया। क्वेश्चन बनता है कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र शासक कौन था? बाज बहादुर चंद। इसके अलावा इसने कुमाऊं में नमक कर भी लगाया था। अपने दरबार को भी इसने मुगलों को खुश करने के लिए मुगलों की तरह करने का प्रयास किया था। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित एक हथिया देवाल किसने बनवाया था? तो पिथौरागढ़ में है आपका एक हथिया देवाल। इसकी बनावट जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसकी बनावट के समान है। ठीक है, इसका निर्माण बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किस चंद का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? तो न्यूयॉर्क संग्रहालय में बाज बहादुर चंद का एक चित्र रखा गया है। ठीक है, बाज बहादुर चंद वैसे तो एक धार्मिक राजा था। मानसरोवर यात्रियों के लिए इसने काफी ज्यादा अच्छे काम किए। जो उनको परेशान करते थे उनको इसने परेशान किया। ठीक है, हुड़ियों को। इसके अलावा बधानगढ़ से ये नंदा देवी की मूर्ति भी लेकर गया। अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है वहां पर जाके इसने मूर्ति को स्थापित किया। तो ये एक बड़ा धार्मिक राजा था। लेकिन जैसे ही इसकी उम्र हुई, ये बूढ़ा हुआ, इसने फिर जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। इसीलिए बाज बहादुर चंद को बूढ़ा अत्याचारी शासक बोला गया है। क्वेश्चन बनता है बूढ़ा अत्याचारी शासक किसको कहते हैं? बाज बहादुर चंद को कहते हैं। ठीक है, इसको लेकर एक कहावत भी चली थी उस समय कि उम्र भयो 80 और बुद्धि गई 89। तो ये भी इसी के लिए बोला जाता है क्योंकि पूरे जीवन काल में ये एक धार्मिक राजा के रूप में काम करता था, लेकिन आखिर में आके ये बूढ़ा अत्याचारी शासक कहलाया। और ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि किस राजा को बूढ़ा अत्याचारी शासक बोला जाता है? बाज बहादुर चंद को। किस चंद शासक को तपस्वी शासक कहा जाता है? देखिए, तपस्वी शासक बोला जाता है उद्योग चंद को। उद्योग चंद को तपस्वी शासक एक इतिहासकार है जिनका नाम है रुद्रदत्त पंत। ठीक है, रुद्रदत्त पंत ने उद्योग चंद को तपस्वी शासक बोला है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बाज बहादुर चंद का पुत्र था। बाज बहादुर चंद की काफी ज्यादा उम्र हो रही थी, लेकिन वो फिर भी गद्दी पर बैठा हुआ था और उद्योग चंद गद्दी पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो ये अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर रहा था। तो बाज बहादुर चंद ने इसे गंगोली में भेज दिया था। ठीक है, गंगोली का क्षेत्र इसको दे दिया था और वहां पे जाकर फिर ये रहने लगा था। जैसे ही बाज बहादुर चंद की मृत्यु होती है, ये तुरंत गंगोली से आ जाता है वापस कुमाऊं पर, आपके अल्मोड़ा में। वहां पर ये शासन शुरू करता है और आते ही बधानगढ़ पर ये हमला कर देता है। ठीक है, उद्योग चंद ने किस वर्ष बधानगढ़ का किला जीता था? तो 1678 में ही। जैसे ही ये वहां से आया, गंगोली से आया, और इसने 1678 में बधानगढ़ पर हमला किया और इसको इसने जीत लिया था। ठीक है, एक काफी दिलचस्प कहानी यहां पर मानी जाती है कि ऐसा हुआ था इन दोनों के बीच। कल्याण जो ये बाज बहादुर चंद था और ये उद्योग चंद था। बाज बहादुर चंद इधर से शासन कर रहा था, ये गंगोली में शासन करने के लिए इसको भेज दिया था। कहा जाता है कि उद्योग चंद ने बाज बहादुर चंद के पास अपना एक सफेद बाल भेजा था। ठीक है, ये बताने के लिए कि अब मेरी उम्र हो रही है, मुझे राजा बनना है। इधर से बाज बहादुर चंद ने अपना एक काला बाल भेज दिया था कि मैं तो अभी भी जवान हूं, तुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसका जिक्र बद्रीदत्त पांडे जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट है, भारती चंद के बाद दूसरा राजा कौन था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था? देखिए, भारती चंद के बाद डोटी पर आक्रमण करने वाला जो दूसरा राजा था वो उद्योग चंद था। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। भारती चंद के बाद रतन चंद भी वहां पर गया था, लेकिन डोटी पहले से ही उसका था। उस समय वो खाली विद्रोह को दबाने के लिए गया था। ठीक है, डोटी पर दोबारा आक्रमण अगर पूछेगा तो आप उद्योग चंद का नाम ही यहां पे बताएंगे, क्योंकि इसको लेकर फिर बहुत बड़ी स्टोरी यहां पर चलती है। क्योंकि उद्योग चंद डोटी पर हमला करता है। डोटी में अब देवपाल का शासन था। ये डोटी पर जाता है, देवपाल को पराजित कर देता है, वापस कुमाऊं आता है। खुशी में फिर ये प्रयाग जाता है स्नान करने के लिए उद्योग चंद। इतने में देवपाल डोटी तो छोड़ो, ये कुमाऊं पर भी अधिकार कर लेता है। उद्योग चंद वापस आता है, कुमाऊं खाली करवाता है, डोटी पर दोबारा से कब्जा करता है। डोटी की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वहां तक ये कब्जा कर लेता है उद्योग चंद। इसीलिए आपको याद रखना है क्योंकि यहां पर यह फाइट थोड़ा लंबी चलती है।
किसचंद राजा ने नेपाल की यानी कि डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी पर अधिकार किया था? देखिए नेपाल की यानी कि डोटी की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उसे अजमेरगढ़ कहते थे, ठीक है। और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी पर उद्योग चंद ने कब्जा कर लिया था। जब इसने कुमाऊं पर कब्जा किया तो उद्योग चंद दोबारा से गया और उसे पूरा पराजित करके वहां पर लौटा था, ठीक है। और ये अपनी शीतकालीन राजधानी में भाग गया था। जो डोटी का नरेश था देवपाल, शीतकालीन राजधानी इनकी कहां पर थी? तो इनकी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल में थी, ठीक है। उद्योग चंद ने किस वर्ष खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था? अब इसको लेकर एक क्वेश्चन बनता है कि खैरागढ़ का जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? देखिए हुआ क्या, जब इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी पर भी कब्जा कर लिया, उसके बाद भी देवपाल थोड़े बहुत युद्ध इसके साथ करता रहता था, इसको चुनौती देता रहता था। तो फाइनली उद्योग चंद ने खैरागढ़ के किले पर आक्रमण किया 1688 में, इस किले को जीता और 1688 में ही देवपाल के साथ एक संधि करी जिसे हम खैरागढ़ी की संधि कहते हैं। प्रश्न बनता है खैरागढ़ी की संधि किस किस के बीच में हुई? तो उद्योग चंद और देवपाल के बीच में हुई। इस संधि से यह निकाला गया कि जो देवपाल है अब वो उद्योग चंद की अधीनता स्वीकार करेगा और उद्योग चंद को टैक्स देगा, ठीक है। अल्मोड़ा स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है इसका निर्माण उद्योग चंद के द्वारा ही करवाया गया था। और इसके अलावा अल्मोड़ा में एक और मंदिर है पार्वतीश्वर मंदिर, इसका निर्माण भी उद्योग चंद ने करवाया था। राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां किसने बनाई थी? यानी कि जो चंद राज्य था वहां पर परमानेंट सैनिक छावनियों की स्थापना भी इसी उद्योग चंद के द्वारा करवाई गई थी। मराठा राजकवि मतीराम किस चंद शासक के दरबार में आया था? तो जो मराठा राजकवि था मतीराम, इसको शरण दी थी उद्योग चंद ने, ठीक है। इसी मतीराम ने फिर एक रचना भी करी है जिसका नाम है फूल मंजरी। तो फूल मंजरी नामक रचना किसकी है? मतीराम की। किसके काल में आया? उद्योग चंद के। किस चंद शासक द्वारा बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की गई थी? देखिए ऊपर हमने पढ़ा बाज बहादुर चंद भी लेकर आया था प्रतिमा, ठीक है, उसने मल्ला महल में स्थापित करी। इसके अलावा बाज बहादुर के अलावा जो ज्ञानचंद द्वितीय था ये भी नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा गढ़वाल से लेकर आया था और इसने इसे नंदा देवी मंदिर में स्थापित कराया था, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। वर्ष 1703 में दुधौली का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? जो दुधौली का युद्ध है ये 1703 में लड़ा गया। यह युद्ध ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह के मध्य में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कुमाऊं में किस चंद शासक के कार्यकाल को चंद वंश का स्वर्ण काल बोला जाता है? देखिए चंद वंश का स्वर्ण काल ये माना जाता है जगत चंद के काल को। जगत चंद ने 1708 से लेकर 1720 तक यहाँ पे शासन किया और इस काल को चंद वंश का स्वर्ण काल बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। किस शासक ने श्रीनगर पर कब्जा कर एक ब्राह्मण को दान दे दिया था? देखिए जो जगत चंद था इसने फतेहपति शाह को पराजित किया, श्रीनगर पर इसने कब्जा कर लिया था और बाद में इसने श्रीनगर एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था जिसे वापस फतेहपति शाह ने ले लिया था, ठीक है। तो इसने श्रीनगर पर कब्जा किया, फतेहपति शाह को पराजित किया। कौन था? जगत चंद। नेक्स्ट है जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद राजा कौन था? तो जुआरियों पर या जुआ खेलने पर टैक्स लगाने वाला राजा था जगत चंद, ठीक है। जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो जगत चंद का उत्तराधिकारी था देवी चंद। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पिता के काल को कुमाऊं के चंद वंश का स्वर्ण काल कहते हैं और इसके बेटे के काल से जो चंद वंश था उसका अवनति काल शुरू हो जाता है। चंद वंश की शक्ति खत्म होनी यहाँ पे शुरू हो जाती है इसी के बेटे के समय से, ठीक है। जो देवी चंद था ये 1720 में गद्दी पर बैठा और 1726 तक ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। 6 साल के लिए ये राजा बना था, ठीक है। नेक्स्ट है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे बोला जाता है? देखिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक ये देवी चंद को बोला जाता है, ठीक है, जगत चंद के बेटे को। इसके अलावा इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी बोला जाता है, इसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी बोला जाता है। बना नहीं था विक्रमादित्य, कटाक्ष के रूप में इसे बोला जाता है। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि यह जो देवी चंद था
चाटुकारों से घिरा रहता था, वो इसको सलाह देते रहते थे कि इतना पैसा खर्च करेंगे तो आप विक्रमादित्य जैसे बन जाएंगे। तो विक्रमादित्य बनने की चाह में इसने अपना पूरा खजाना खर्च कर दिया था, इसीलिए इसको विक्रमादित्य भी बोल देते हैं। बाकी इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह बोलते हैं। इसके अलावा कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ये प्रसिद्ध नाम है, पूछा जाता है किसने बोला था इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, तो एटकिंसन ने बोला था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर सीरीज का आज हमने 55वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।